गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। आज बहुत अहम और बहुत दिलचस्प मौजू पे गुफ्तगू होगी। टुडे वी आर गोइंग टू critically examine the Constitution of Pakistan 1973 to explore the paradoxes and the challenges that the Constitution poses to democratic governance. दो हमारे साथ आज साथी मौजूद हैं जो इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे एहसन चौधरी on Zoom. He's a doctorate student in political science at Louisiana State University, where his research focuses on constitutional foundations of authoritarianism and political violence. Before moving to Louisiana State University, he earned master's degrees in international relations and law at universities in England and Pakistan respectively. इसके अलावा आप जो दुनिया आलम के दसातीर हैं उनके ऊपर भी आपकी गहरी नज़र है, जिससे हमें जो दुनिया में जमहूरी इर्तका है या जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस तश्कील पाई है उसके बारे में हमें उनका नतीजा फ़िक्र और हासिल मुतालिया जानने का मौका मिलेगा। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाया दिलावर हुसैन। Previously he worked at NUST. Currently he is serving as visiting faculty at Quaid-e-Azam University Islamabad, where he teaches courses on constitutional and parliamentary history of Pakistan. He has worked as a research fellow at the School of Social and Political Science, University of Edinburgh, Scotland. His areas of specialization include parliamentary, political, constitutional and electoral history of Pakistan. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। Please do us a favor and turn your cell phones to silent mode so that there is no distraction. एहसन साहब और दिलावर साहब शुरू में गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद हाउस ओपन कर देंगे फॉर Q&A। तो आप इस गुफ्तगू में ज़रूर शरीक होइएगा। जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट, और जब ये माइक्रोफोन आपको दे दिया जाए तो फिर आप अपनी बात कीजिएगा। नाउ प्लीज़ वेलकम एहसन चौधरी एंड दिलावर हुसैन। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much नैयर साहब for the introduction. आज का जैसे टॉपिक इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि पैराडॉक्सेस ऑफ द गवर्नेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि जो हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी या जो हमारा टॉपिक होगा इसके 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले जो है मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दूँगा, उसके बाद एहसन साहब जो हैं वो जूम पे हमारे साथ आएंगे और हम उनसे कुछ सवालात करेंगे, और फिर तीसरे सेक्शन में आप लोग जो है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, और लास्ट पे फिर इसे हमको कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि इसका मकसद क्या था, मतलब इस टॉपिक को डिस्कस करने का। तो उसमें 2 चीज़ें हैं कि सबसे पहले कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें इटसेल्फ कोई मसला है जिसकी वजह से हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, जिसको हम कहते हैं जमहूरी हुक्मरानी, वहाँ पे मसला आ रहा है, या फिर जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो उसको चलाने वाले हैं, उनमें कोई इशू है। तो एक तो ये इसको हम जो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा मकसद ये है कि हम ना सिर्फ इसको एक्सप्लोर करें बल्कि कोई वे फॉरवर्ड की भी बात करें कि कैसे अवामी जो जमहूरी एक हुकूमत है या हुक्मरानी है उसको कायम किया जा सकता है। तो जब पाकिस्तान की तहरीक चली 1947 में, उससे पहले जो तहरीक चली थी तो जो उसके रूए रवान थे जनाब साहब और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान बनेगा तो अवाम की हुक्मरानी होगी। तो अवाम उनके पीछे लग गए। हमने सोचा कि 1947 में पाकिस्तान इस्लाम पे नाम पे बन गया है, अब अवाम की हुक्मरानी होगी, वो भी नहीं हुई। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, जनाब साहब जो हैं उन्होंने एक तकरीर की 11 अगस्त 1948 को। हमने कहा कि जनाब साहब यहाँ पे कोई क्लू दे देंगे कि अवाम की हुक्मरानी जो है वो कैसे कायम होगी, लेकिन जनाब साहब जो है उन्होंने ऐसा कोई हमें रोड मैप नहीं दिया। हमने कहा खैर है, देखते हैं। 1956 का आइन आया, पहला दस्तूर जो है, हमने कहा कि यहाँ पे चलो अवाम की हुक्मरानी की बात होगी या अवाम की हुक्मरानी जो है उसको थोड़ी पजीराई मिलेगी। वहाँ पे भी नहीं ऐसा हुआ। दो कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री निज़ाम की बात की गई कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगा, अवाम जो है अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करेंगे और उसी के ऊपर जो है उनकी हुक्मरानी होगी। लेकिन अयूब साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ 2 साल उस आइन को चलने दिया, दस्तूर को, और 1958 में जो है मार्शल लॉ लग गया। अच्छा, हमने कहा कि शायद जो पार्लिमानी निज़ाम है जिसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, शायद उसमें कोई मसला हो, तो हम जो है शिफ्ट कर गए किसको, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया।
तो वहाँ पे भी आवाम जो है वो मुंबई आप कह लें पावर नहीं था, वहाँ पे भी वन मैन शो था। चलते चलते फिर हमने कहा कि अच्छा 1971 तक हम जब पहुँचते हैं तो हमने कहा कि बंगाली जो हैं सो कॉल्ड, जो हमारी उस वक्त की तारीख की किताबों में लिखा जाता है कि ये सबसे बड़ा मसला है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का, कि कोई बात ये सुनते मानते नहीं है, इस वजह से हमारा जमहूरी निज़ाम जो है वो कायम नहीं हो रहा। माजरत के साथ ये कोट एंड कोट अल्फाज, बंगालियों से हमने जान छुड़वा ली 1971 में और जान छूट गई, और हमने कहा कि नया पाकिस्तान हमने बना लिया। ये एक और हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा नए पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया था पाकिस्तान की तारीख में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उन्होंने नए पाकिस्तान का जो नारा लगाया था। हमने कहा चलें जी 1971 में, अब जब 72 में जो है नया पाकिस्तान बन गया और 1973 का आइन आया फिर दोबारा से, तो उसमें जो है अवाम की हुक्मरानी की बात होगी, वहाँ पे भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। फिर हमने कहा कि ठीक है जी, ज़िया साहब जो हैं वो जब आते हैं तो पहले हमने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया था, तो पहले जो है शायद वो इस्लाम को इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से जो ऐसे कोई मसाइल रह गए होंगे। तो अब इस जो ज़िया साहब हैं उन्होंने तो इस्लाम को जो मनो अन जो है मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक जो थे, तो हमने कहा कि इस्लाम आया है तो शायद अब जो है अवाम को राइट्स मिल जाएंगे, उनके हकूक़ की बात होगी, उनकी हुक्मरानी होगी। तब भी ऐसा नहीं हुआ। फिर आ जाते हैं हम 1990s में। आपको पता है ये जो दो पार्टी सिस्टम था जिसमें बेनज़ीर नवाज़ शरीफ ये उनके दो टर्म्स आए, तो हमने कहा कि अब अवामी हुकूमतें आ गई हैं, सियासी जमातें आ गई, अब डिक्टेटर नहीं हैं, तो अब अवाम की हुक्मरानी की बात हो जाएगी। वो भी नहीं हो पाया। फिर क्या आया कि हम आ गए 99 में। मुशर्रफ साहब हमने कहा कि मैं मॉडर्नाइजेशन लाऊंगा, बड़ा सोशल मीडिया तो बाद में आया, लेकिन जितने भी आपके चैनल्स हैं उस दौर में आए, ख़वातीन की एमेंसिपेशन की बात हुई, तो हमने सोचा कि अब मामला जो हैं बेहतर होंगे, अब अवाम जो है हुक्मरानी करेंगे। तब भी ऐसा नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ कि 2005 के बाद जो है दो जमहूरी हुकूमतें जो हैं वो आई, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी थी। तो उसमें ये कहा गया कि जब मार्शल लॉ का तो जो है ना वो रास्ता बंद हो गया, तो अब अवाम हुक्मरानी करेंगे। तब भी नहीं हुआ क्योंकि वो करप्ट सियासतदान थे। फिर जो है 2018 में क्या हुआ कि एक फ़रिश्ता नुमा जो हुक्मरान आता है जिसका नाम होता है इमरान खान साहब, करप्शन के ख़िलाफ़। तो हमने सोचा कि अब जो है अवाम की हुक्मरानी शायद आ जाएगी, क्योंकि पहले जो करप्ट पार्टीज़ थी, फिर भी ऐसा नहीं हुआ। अब बात यहाँ तक पहुँची है कि 2024 के इलेक्शंस हो गए हैं और हम इसमें तवक्को कर रहे थे कि शायद जो है कुछ मामला बेहतर हों और अवाम के वोट से इलेक्ट होकर एक अवामी हुकूमत बनेगी और अवाम की हुक्मरानी की बात होगी। लेकिन नतीजा ये निकलता है कि तकरीबन 7 से 8 दिहाइयों की ये जो हमारी एक गंभीर सूरत हाल है, वहाँ पे अवाम आपको कहीं भी नज़र नहीं आते। जो आइन होता है वो अवाम और हुक्मरान या रियासत और जो अवाम होते हैं उनके दरमियान एक मुआहदा होता है जिसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स की बात होती है। तो ये पूरी एक तारीख़ बताने का आपको मकसद ये था, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी चीज़ थी कि हम ये जितनी मैंने एपिसोड्स बताएं ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि गवर्नमेंट चेंज होती रही है, मैंने वो तारीख़ के हिसाब से आपको ये चीज़ें बताई। तो हम सोच रहे थे कि शायद जो है तब अवाम की हुक्मरानी हो, लेकिन वो नहीं हो पाई। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या जो आइन हमारा है 1973 का, इसमें कोई मसला है इटसेल्फ, या फिर इसको जो चलाने वाले इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो हमारे हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं या मुक़तदरा हैं जो भी, तो वहाँ पे इशू है। तो इस सवाल को एड्रेस करने के लिए आज हमने ज़हमत दी फिर एहसन चौधरी साहब को। जैसे नैयर साहब ने उनका तारुफ़ करवाया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर और पॉलिटिकल वायलेंस के ऊपर बात करते हैं, तो अभी हम उनसे कुछ सवालात करेंगे कि क्या मसला है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या फिर जो है उसको चलाने वालों के अंदर है। एहसन साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, और मेरी आवाज़ आ रही? जी आवाज़ आ रही है। अभी आप हमें नज़र भी आना शुरू हो जाएंगे 1 मिनट में। जी थैंक यू सो मच। कोई पिक्चर में प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं जी, थैंक यू सो मच एहसन साहब, आप बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह आज। और जैसे मैंने ये तारुफ़ करवाया, आई होप कि आप तक आवाज़ भी पहुंची होगी कि जो मसाइल हैं हमारे अवामी हुक्मरानी के और कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के, तो उसके हवाले से हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि जो पाकिस्तान का आइन है 1973 का, उसके अंदर एम्बेडेड है कि वो पार्लिमानी निज़ाम की बात करता है, 1973 का आइन। तो आप हमें बताइएगा कि बरतानिया के अंदर भी पार्लिमानी निज़ाम है, वहाँ पे मामलात बेहतर हैं, अवाम के हकूक़ की भी बात हो या गवर्नेंस की बात हो,
लेकिन हम भी एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट हैं, यहाँ पे भी पार्लिमानी निज़ाम है। तो क्या वजह है कि क्या हमारे निज़ाम में कोई मसला है, ये पार्लिमानी है या नहीं है? और दूसरा इसके साथ ये सवाल है कि अगर पार्लिमानी है तो फिर यहाँ पे उस तरह से अवाम के हुक्मरानी की बात क्यों नहीं हो रही जैसे बरतानिया में है? जी, ओवर टू यू सर। जी, सबसे पहले तो थैंक यू आपका कि मैं तो अभी सोच रहा था कुछ 1 डेढ़ महीने के बाद इस इश्यूज़ के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि मेरा सेमेस्टर चल रहा है। लेकिन दिलावर साहब ने कहा कि ये इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके ऊपर जो भी आप कह सकते हैं फिलहाल आप ज़रूर कहें, अवाम की रहनुमाई होगी। और दी ब्लैक होल का शुक्रिया कि इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड किया उन्होंने। अब जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ हम आते हैं। और आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन में बताया ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कि जितने भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशंस आए हैं, इवन कि हमने उनको चेंज किया है। और लगता ऐसे ही था कि अब वो मंटो की मुझे वो कहानी याद आती है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाली, जो हमने बीए में पढ़ी थी। तो उसमें जो सब्सटेंस है वो चेंज नहीं हुई, उसकी जो है वो ईयर्स चेंज हुए हैं। 56 हो गया, 62 हो गया, और 73 हो गया। और उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उन्होंने भी कोई खातर खा उसमें तब्दीली नहीं की। मैं काफ़ी देर से इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। और मैं पाकिस्तान से जब पाकिस्तान में था तो उस वक्त मेरे माइंड में इसी तरह के क्वेश्चन आते थे। और जो सबसे बड़ा एक इशू हमारे सामने आता है, जो डिबेट है, वो डिज़ाइन वर्सेस इन्फोर्समेंट का है। जैसे आपने अभी बताया बजा तौर पे कि हम ये समझते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की एनफोर्समेंट नहीं हो रही, जबकि मेरी रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई कि एनफोर्समेंट हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक अमल हो रहा है। और इसके डिज़ाइन में प्रॉब्लम है। अगर हमने गवर्नेंस को ठीक करना है तो हमें उसके डिज़ाइन को ठीक करना होगा। और उसमें जो है मैंने 6 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, जो आज उसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो 6 एरियाज जो कि जैसे आपने क्वेश्चन भी उसमें पुट किया कि जो हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसको बहुत ज़्यादा प्रेस अपॉन किया जाता है। हमारे पास पॉलिटिशियंस भी और अवाम भी ये कहती है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अगर ये यूके में चल रही है तो फिर यहाँ क्यों नहीं चल रही? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से हम शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि जो 6 एरियाज हैं, ये वो निज़ाम नहीं है जो कि बरतानिया में है। तो सबसे पहला जो एरिया है वो है कि सेकुलर वर्सेस थियोक्रेटिक स्टेट का। जो बरतानिया में निज़ाम है वो सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट है, और हमारे पास उसकी कन्फ्लेशन है, हमने उसको इकट्ठा किया हुआ है। अब एक आम बंदे को अगर हमने समझाना हो कि भाई मज़हब को सियासत से अलहदा किया जाए, तो वो उसके लिए चैलेंज हो जाता है कि ऐसा क्यों ज़रूरी है, मज़हब को सियासत से अलहदा करना क्यों ज़रूरी है। ये पहला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें 4 एरियाज हैं जो कि मैंने फर्दर उसको अलाबोरेट करने के लिए आइडेंटिफाई किए हैं। और वो ये है कि आपका जो इसमें 4 एरियाज जो हैं डेमोक्रेसी वर्सेस थियोक्रेसी में, या एक जो आपका रिलीजियस ऑर्डर है, उसमें 4 एरियाज। पहला एरिया है स्टेट का, कि जो सेकुलर स्टेट है होती है या जिसको हम डेमोक्रेटिक स्टेट कहेंगे, उसके बॉर्डर्स फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि उसकी जो बेस है वो कंसेंट ऑफ द सिटीजन है, कि जहाँ पे वो सिटीजन कंसेंट देंगे उसी के अंदर उसके बॉर्डर्स मुतय्यन किए जाएंगे। और जो एक मजहबी रियासत होगी, दैट इज कॉल्ड द किंगडम ऑफ गॉड, उसके कोई बॉर्डर नहीं है। उसमें जितनी आप एक रूलर उसको एक्सटेंड कर सकता है उसको एक्सटेंड कर सकता है, और वहां से फॉरेन पॉलिसी का मसला पैदा होता है। जैसे वो उम्मत का कॉन्सेप्ट है सर यहाँ हमारे यहाँ, और वो इकबाल भी कहता है कि वो दीन सियासत से जुदा तो रह जाती है चंगेजिया। असल में हम उस कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं ना उम्मत को लेके। हाँ, तो असल में ये हमारे साथ जो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि हमारे जो थिंकर्स थे, उनको मैं थिंकर तो कहना बेजा होगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के थिंकर नहीं थे, वो एक पोइट थे, और उनका जो एरिया था वो एक डिफरेंट एरिया था। तो उन्होंने कन्फ्लेट कर दिया, जब पूरे यूरोप में एक तहरीक चल रही थी कि मज़हब को सियासत से अलग किया जाए, तो वो उसको इकट्ठा करने की बात कर रहे थे। एनीवे, उसके ऊपर फिर हम कभी बात करेंगे। लेकिन जो ये एरिया है कि जब हम रियासत को मज़हब के साथ मिलाएंगे तो फिर वो किंगडम ऑफ गॉड होगी, और उसमें हर आदमी आपका सिपाही होगा, जिहाद करेगा, और उसकी रियासत की कोई बाउंड्री नहीं होगी जिससे आपके फॉरेन पॉलिसी के मसाइल पैदा होंगे और डिफेंस पॉलिसीज आपकी हॉस्टाइल हो जाएंगी। जो दूसरा एरिया है वो है रूलर्स का, या जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। कि डेमोक्रेसी में आपका जो रूलर है वो सर्वेंट उसको हम कहते हैं, और दैट मीन्स कि दैट पर्सन इज अकाउंटेबल टू सिटीजन्स।
जबकि थियोक्रेसी में या रिलीजन के अंदर वो वाइस जेरेंट है, जिसको हम खलीफा कहते हैं या नायब, और वो अकाउंटेबल टू गॉड है। ये पुराने वक्त में इसको हम कहते थे डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। तो जो बादशाह होता था वो कहता था कि मैं जो है वो खुदा को ही जवाब दे हूँ, आपको जवाब दे नहीं हूँ। अवाम तो को एक जवाब पूरी, देनी हो। बिल्कुल, और एक पूरी जो है उसमें आपकी रेनेसांस मूवमेंट चली, और उसमें फिर ये थाट डेवलप हुआ कि चूंकि अवाम टैक्स देते हैं, इसलिए अवाम ही आपको अकाउंटेबल करेंगे, जो कि डेमोक्रेसी की फाउंडेशन बने। उससे अगला जो एरिया है वो है सिटीजन्स का, कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सिटीजन है उसको हम कंज्यूमर समझते हैं, कि वो कंज्यूमर है। जैसे आप एक जाते हैं किसी होटल पे और आप एक फूड ऑर्डर करते हैं, और अगर फूड में प्रॉब्लम है तो आप उस मालिक को अकाउंटेबल ठहराएंगे कि भाई आपके फूड में क्यों प्रॉब्लम है, आपको पैसे दे रहा हूँ। तो रियासत में भी यही कॉन्सेप्ट है कि हम जब टैक्स देते हैं तो हम जो उस चीज़ को प्रोवाइड करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट है, उससे हम उसको हम अकाउंटेबल ठहराएंगे। लेकिन मजहब में उसके बरक्स ये है कि आप उसको वहाँ उस गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने की बजाय आप खुदा से दुआ करेंगे कि या अल्लाह इनको हदायत दे हम्म। और इनकी जो है वो सीधा रास्ता दिखा। सही। तो आप उनको कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब जो अगला एरिया है जो कि इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन या नेचर के ऊपर, कि एक डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैन मेड होगा ठीक है। और वो प्रिसाइज होगा। और प्रिसाइज का मतलब है उसके ऊपर कोई ज़्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं होगा। हम्म। अमेंडेबल है, उसको आप अमेंड कर सकते हैं जब भी चाहे। ऑन ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक थियोक्रेसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गॉड ऑर्डेन्ड है। वो जो बुक में लिखा है वही है, और वो बुक में लिखा जो है वो प्रिसाइज नहीं है, वो वेग है, जिस वजह से इंटरप्रटेशंस पैदा होती हैं। और इंटरप्रटेशंस के नतीजे में जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे मसलक पैदा हुए हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट पैदा हुए हैं, तो वो बेसिकली इंटरप्रटेशन के ऊपर पैदा हुए हैं। सुन्नी हो गए, शिया हो गए, फिर उसके आगे फर्दर एक सिलसिला चल निकलता है, और फिर वो उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये चार एरियाज हैं डेमोक्रेसी और थियोक्रेसी के, जिनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है किसी भी मज़हब को और रियासत को समझने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को समझने के लिए। एहसन साहब, बड़े आप बेहतर तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया कि जो एक थियोक्रेसी है और एक पार्लिमानी निज़ाम जो डेमोक्रेसी, उसमें क्या फ़र्क होता है। तो जैसे हम कंपैरेटिव एनालिसिस देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, जैसे यूके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है और हमारा पाकिस्तान का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या कोई इससे भी फ़र्क पड़ता है जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के ऊपर है, या इसके क्या असरात होते हैं? आप क्या इसको किस तरह से देखते हैं? जी, थैंक यू। बिल्कुल, ये हमारा जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एरिया एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये है कि अब इसमें ये समझना ज़रूरी है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो तरह की जो है वो हमें मिलती है वेरिएशन। एक तो है कॉलोनियल सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ था वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हम्म। लेकिन उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझते, वो एक कॉलोनियल सिस्टम था। जब हम किसी ऑटोनोमस स्टेट की बात करते हैं तो फिर हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं। और इसमें फ़र्क ये है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करते हैं तो उसमें आप के पास ये लिबर्टी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है वो अपने पास आप कंसंट्रेट कर, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी। लेकिन अब देखिए, ये अमेरिका और यूके के दोनों सिस्टम एक हैं फंडामेंटली। अमेरिका में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, लेकिन उसको पावर को डिवॉल्व कर दिया उन्होंने, हर स्टेट को एक एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, जिसको हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं। और कायदे आज़म का जो एक 14 पॉइंट में से एक पॉइंट था वो भी यही था, 14 नुकात, जिसको हम कहते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसका मतलब वो फर्दर हमारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उसका मकसद यही है कि हर स्टेट आज़ाद होगी, और उसका मतलब यह है कि उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और वो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, और उसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके में जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी लॉजिक ये है कि वो उनको ना लिख के उन्होंने सारी पावर नीचे को दे दी हुई है, तो अवाम के पास वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक जो बहुत बड़ा यहाँ पे हमारे यहाँ डिबेट होता है कि हमने 18th अमेंडमेंट कर दी है, लिहाजा उसके नतीजे में बहुत सारी पावर डिवॉल्व हो चुकी है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये एक आई वाश है इसमें, टू बी ऑनेस्ट। हमें इसको देखना पड़ेगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम लिख देते हैं, एक फॉर्म में लेके आते हैं, तो उससे चाहे आप उसमें अमेंडमेंट कर भी दें तो वो उसकी शेप नहीं बदलते। हम्म। तो ये उसमें एक चैलेंज है, जिस वजह से हमारे सूबे भी फंक्शन नहीं कर रहे, और फर्दर उससे प्रॉब्लम पैदा होते हैं कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन हैं वो फ्री नहीं हो पाते, वो उसी के ताबे रहते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, उससे इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं होती, और बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो जो फेडरलिज्म के इशू को डील करते हैं, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है।
एहसन साहब, जैसे आपने अभी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है रेफ़र किया, तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो एक बेसिक बुनियादी फ़र्क ये है कि जो चीफ़ एग्जेक्टिव होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर इधर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और जो प्रेसिडेंशियल होता है वहाँ पे होता है प्रेसिडेंट। ये तो हो गया प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री। लेकिन अगर हम यूके और पाकिस्तान में देखें, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है कि जो मोनार्क होता है, किंग या क्वीन होती है, वो सेरेमोनियल हेड होता है, उसके पास है सच तो पावर्स अब वो नहीं है, वो उनकी लेगेसी चलती आ रही है। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट भी जो है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट नहीं है, हेड ऑफ़ द स्टेट है, सेरेमोनियल हेड तो है, लेकिन ही इज़ पार्ट ऑफ द 59 जो है आपका आर्टिकल है जिसके अंदर वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा है। तो इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है कि जो आपका प्रेसिडेंट है उसकी जो पावर्स हैं या उसके जो डिफरेंसेस हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में और पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर? जी बिल्कुल। अब देखना उसमें ये है हमने कि अगर हम अमेरिका और यूके के निज़ाम को देखें तो वो उनमें जो जो बैलेंस ऑफ पावर है, या जिसको हम चेक्स एंड बैलेंसेस कह सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स, उनको उन्होंने किसी हद तक बैलेंस कर दिया हुआ है। अमेरिकन ने। अम, मतलब आज हम फिलासफी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अमेरिका में उन्होंने जो हेड ऑफ द स्टेट है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उसको एक ही ऑफिस में लेके आए हैं जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। और उन्होंने उनसे जो पावर टू डिसॉल्व पार्लियामेंट है वो ले ली हुई है। तो ये एक रॉयल प्रेरोगेटिव था कि जो बादशाह होता था उसके पास एक प्रेरोगेटिव था कि जब भी उसकी इम्पीचमेंट होने लगती थी तो वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया करता था। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक चोर या डाकू को अगर ये इख्तियार दे दें कि वो जिस अदालत में उसका मुकदमा चल रहा है वो उस अदालत को डिसॉल्व कर सकता है, तो वो डेफिनेटली उस अदालत को डिसॉल्व कर देगा। तो बादशाह के पास ये प्रेरोगेटिव था। अब यूके में उन्होंने ये प्रेरोगेटिव उनसे आहिस्ता 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 ले लिया, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यानी कि वो पावर जो थी वो प्राइम मिनिस्टर को दे दी कि प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करे, और फिर उसके बाद जो मोनार्क है, जो किंग है, वो उसको इन द बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट देखेगा और फिर उसके बाद फैसला करेगा कि मैंने इसको डिसॉल्व करना है हाउस ऑफ कॉमन्स को कि नहीं करना। और अमेरिका में जो है वो प्रेसिडेंट की जो पावर है उन्होंने बिल्कुल उससे ले लिया, वो कांग्रेस को डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसके ऊपर उन्होंने डिबेट किया कि हमें जो है वो एक मोनार्क नहीं चाहिए, हमें पब्लिक सर्वेंट चाहिए। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो ये उसी तरह से हमने उसको उसको एक उसमें एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब आपका जो ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है, क्योंकि वो भी कॉलोनीज थी, तो उन्होंने तो उसी को उसी तरह से रखा जो कि वही क्वीन है और वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। लेकिन हमारे पास जो प्रेसिडेंट है वो एक पार्टी का हेड है, या वो हैंड पिक्ड आदमी होता है आपकी प्राइम मिनिस्टर का। जैसे रफीक तारड़ साहब थे तो नवाज शरीफ ने उसको हैंड पिक किया था, अभी अलवी साहब हैं तो वो पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से सो एंड सो फोर्थ। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाया जो हमारे पास जो 1962 का था, और 8th अमेंडमेंट में जो हमने ज़्यादा प्रेसिडेंशियल दौर में। सिस्टम, जी जी। उसमें भी हमने वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं था, वो यही सिस्टम था जिसमें पावर टू डिसॉल्व पार्लियामेंट मौजूद थी, और वो पावर हमने प्राइम मिनिस्टर से हटा के डायरेक्टली प्रेसिडेंट को दे 58 दी, टू जो बी कि की और आप बात खतरनाक, कर रहे हैं? जी जी। तो वो और ज्यादा खतरनाक हो गया। तो अगर हमने अब इसी वजह से आपकी पार्लियामेंट जो है वो चल नहीं पा रहा, वो फंक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें ये फला मौजूद है। जब तक हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को या तो इकट्ठा कर दें जैसे अमेरिका में है, और उससे ये पावर ले लें कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। नहीं, एहसन साहब, मैं माज़रत के साथ शायद मैं इस पॉइंट को समझ नहीं पाया, जो या करेक्ट कर दूं, ये जो 18 अमेंडमेंट हुई इसके बाद 58(2)(b जो है वो तो ख़त्म हो चुका है। अब प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के पास कोई पावर नहीं है कि वो असम्बली को डिसॉल्व कर सके एक्सेप्ट फॉर दी हाँ नहीं, वो एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एक चीज़। बिल्कुल मैं उसी की हाँ बात कर रहा हूँ ना, मैं उसी, हाँ वो हाँ। मौजूद है, वो इसलिए हमने उसको वापस लेके पार्लियामेंट्री में जी आए ना। जी 2B तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन वो 58 तो मौजूद है ना। जी जी। उसमें पावर है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, वो जो आपका प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट है वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। अब उसमें चैलेंज ये है कि चूंकि वो प्रेसिडेंट जो है वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें जो वो दोनों एक ही, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हो रहा है। वो यानी हम्म। एक ही पार्टी के अंदर वो इकट्ठे हो रहे हैं, यानी उसी को वो जाके वो कहेगा तो वो उसी का बंदा वो फौरन असेंबली को इस डिसॉल्व कर इससे देगा। इससे एहसन साहब, अगर हम इसको इस तरह से कह लें कि मिसाल के तौर पे जो वहाँ पे यूके में है, वो जो मुनार्क होता है वो सेरेमोनियल हेड होता है, ऐसा उसके पास कोई पावर डिसॉल्व करने की ये मामलात नहीं होती, और वो नॉन पार्टीजन होता है, मतलब किसी पार्टी से बिलोंग, वो हेरिडेटरी चलती आ रही है। लेकिन पाकिस्तान में वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा वो नॉन पार्टीजन होगा, उसका रोल जो होगा।
लेकिन जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स आए हैं, ज़ाहिर है वो अब अलवी साहब थे वो पीटीआई के थे, उससे पहले जो ममनून साहब थे वो नून लीग से थे, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के हैं। तो वो अनऑफिशली तो जो है कहते हैं कि हम पार्टी का उस तरह से वो अपने रिज़ाइन भी कर देते हैं, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट उसी तरह सर्व कर रहे होते हैं। तो आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो पार्टीज़न इनकी एफिलिएशन होती है, इससे जो है ये फिर जो है असरअंदाज होते हैं पार्लियामेंट के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर। बिल्कुल, ये दो तरह से होते हैं। एक तो आपके सेंटर में होते हैं जो हमने उसको एक्सप्लेन किया, और दूसरा सूबों के अंदर होते हैं जिसको हम गवर्नर राज हाँ, कहते हैं, गवर्नर जो है वफाक का जो क्योंकि नुमाइंदा वो होता है। पावर के प्रेसिडेंट के पास है। और जो उसमें होता है उसको हम कहते हैं, उसके अपोजिट जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कंपटीशन। यानी कि अच्छा, डेमोक्रेसी का जो बुनियाद है वो है इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कोई दूसरी पार्टी रोकेगी नहीं जो गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। एहसन साहब, तो गवर्नर्स जो हैं वो आईने पाकिस्तान के अंदर तो ये है कि वो एडवाइस जो है वो अगेन जो है कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा और प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट के पास खुद से पावर तो नहीं है कि वो कर सके उसको। वो उसमें यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जो प्राइम आपको अब उसकी मिसाल ये होती है कि जो लेट्स सपोज कि एक गवर्नमेंट है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट आप यूं समझ लीजिए, या पीपीपी की गवर्नमेंट है, और ये हम देख भी सकते हैं हिस्ट्री में जाके जी जी। कि एक सेक्टर में गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर वो है, और प्रेसिडेंट भी अगर उन्हीं का ही होगा, उसी पार्टी का होगा, तो वो उसको कहेंगे कि जहां पे हमारी गवर्नमेंट नहीं है जिस सूबे में, वहां पे आप गवर्नर राज लगा दो। सही। ठीक है, और ये हो चुका कई दफा। सही। तो यहाँ से पैदा हो रहा है। इसको हमें अगर हमने चलाना है गवर्नेंस को सही तरीके से, तो हमें इनको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। सियासतदानों की बात तो हम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। सर थोड़ी सी अवाम की बात करते हैं। आइन के अंदर जो है अवाम के जो हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़ जिनको कहा जाता है या फंडामेंटल राइट्स है, वो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो है वो इसके साथ डील करते हैं 1970 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये भी कोई गवर्नेंस का इसके साथ रिलेशन है जो हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि हम वहाँ पे बरतानिया में देखें तो वहाँ पे जो अवाम को जो राइट्स हासिल हैं, यहाँ गो के हमने लिखे हुए हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज भी देखने की ज़रूरत है। फर्स्ट पोज लिखा होता है कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको है, लेकिन सब्जेक्ट टू द इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी ऑफ द पाकिस्तान। तो वो कौन डिफाइन करेगा कि जी सॉवरेनिटी क्या चीज़ है, इंटेग्रिटी क्या चीज़ है, सिक्योरिटी क्या चीज़ है? तो ये इसको किस तरह से आप देखते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। और देखें उसमें जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स, अगर हम देखें अमेरिका से, और हम यूके से भी उसकी मिसाल ले सकते हैं। पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स कहते किसको हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसके नतीजे में राइट्स पैदा होते हैं अवाम को, वो फंडामेंटल राइट्स है। हम्म। और उसका मतलब यह है कि अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वायोलेट होते हैं तो आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो जाएगा, फिर उसके ऊपर अमल नहीं हो सकता, और उसको फिर अवाम के पास ये इख्तियार है कि वो उस गवर्नमेंट को टॉपल कर सकते हैं। ये उसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म है। ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन अब इसमें हमारे यहाँ इन्होंने ये किया है कि चूंकि हमारा जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉपी पेस्ट है, ये मुख्तलिफ जगह से पकड़ पकड़ा के उसको 1935 का एक्ट जो है ना सर, उसको हमने बैप्टाइज किया है। बैप्टाइज मीन्स ये है कि उसको थोड़ा सा इस्लामाइज किया है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ये चीज़ें ऐड की। बाकी हमने उसी को एज इट इज़ कॉपी किया है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप ना कंप्यूटर की दो विंडोज़ खोलें, एक में 1935 का एक्ट खोलें और एक में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से आपने छापा मारा हुआ है वो सारा। जी। बिल्कुल। तो उसमें यह है कि जो आपने जो बड़ा राइटली आइडेंटिफाई किया कि जो हमने प्रोविजो लगाए हुए हैं, सब्जेक्ट टू हाँ, सुवरेनिटी सब्जेक्ट टू एंड सॉवरेनिटी, सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी, इस्लाम और ये बिल्कुल। सारी चीजें, तो ये तो आर्बिट्रेरी है। बिल्कुल। यूके में जो है वो अनरिटन होने की वजह यही है कि अगर उसके अंदर हम लिख देंगे तो फिर वो कंस्ट्रेन हो जाएंगे वो राइट्स, और वो अच्छा। आपने वो बेसिकली राइट्स दिए नहीं है, बल्कि दे के एक हाथ से दिए हैं, दूसरे हाथ से ले लिए। बिल्कुल। तो वहां पे कोर्ट्स के पास ये लिबर्टी होती है कि वो इस चीज को देखें। अमेरिका में उन्होंने उसको बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है कि आप जो है वो इसके अंदर कोई परवैया नहीं लगाई। आप एक से लेके जो बिल ऑफ राइट्स है उनके 10 अमेंडमेंट्स उसको देख लें, और उसके बाद जितने भी हैं उसके अंदर उन्होंने ये सारा बैलेंस क्रिएट किया हुआ। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हमने वो हम अब जो आम आदमी है वो तो कहता है कि मेरे राइट लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मुझे राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू एसोसिएशन भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। लेकिन उसके आगे जाके वो जो प्रोविजो लिखा होता है वो बेसिकली हाँ, वो उसको सब्जेक्ट टू। खत्म हाँ, ये वाला जो बिल्कुल। सब्जेक्ट टू है ना, ये मसला करता है। ऐसा साहब, हमने हाँ अवाम की भी थोड़ी राइट्स की बात की है, हमने सियासतदानों की भी बात की है। एक जो एलिमेंट है या जो एक स्कूल ऑफ थाट जो यहाँ पे मुल्क जो चला रहे हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि शहबाज शरीफ नहीं चला रहा, कोई और चला रहा है। तो उनका आइन के अंदर जो रोल है उस पर भी बात होने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि वो जो नंबर ऑफ़ उनका जो साइज़ है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की शायद 8 लाख 10 लाख, मुझे एग्जैक्ट माजरत के साथ उसका फिगर नहीं याद, को जो आर्मी का साइज़ होता है और रोल होता है, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो गुड गवर्नेंस है या गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसमें कोई रोल होता है। आप इसको कैसे जी, देखते हैं?
जी थैंक यू इस क्वेश्चन को रेज करने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो मैंने डिबेट जितने भी सुने और बहुत सारी बुक्स के अंदर हमारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बहुत लिखा है इसके ऊपर, अच्छा। ये बहुत हार्ड टॉपिक है। और इसमें जो है वो अवाम की ये राय है कि हमारे मुल्क को फौज नहीं चलने देती। हम्म। और मेरी भी ये अभी को आज से कुछ 2-3 साल पहले ये राय रही है कि जो फौज है वो इस मुल्क को चलने नहीं दे रही। लेकिन अगर हम इसको देखें तो हमें ये समझ आती है कि फौज ने अपना काम करना है। ये पूरी दुनिया की रोसो और हॉब्स और जितने भी हमारे थिंकर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर बात की है इन एरियाज के ऊपर, कि जो फौज है उसका काम ही ऑपरेस करना है। वो उसका काम, उसके पास गन है, वो गन को इस्तेमाल करेंगी। और आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाना है कि उस गन का जो रुख है वो दुश्मन की तरफ हो, अपनी तरफ ना हो, अपनी अवाम की तरफ ना हो। तो हमारे जो पॉलिटिकल लीड्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उन्होंने अपना काम नहीं किया। उन्होंने फौज को खुला छोड़ दिया। ये बिल्कुल मैं तो इसको मिसाल देता हूँ उस कंटेनर से जिसमें पानी है। और अगर पानी उसमें कंटेनर में उस वक्त निकलना शुरू होगा जब कंटेनर टूट जाएगा, किसी जगह से लीक हो जाएगा, तो हम पानी को नहीं रोक सकते हाथ जोड़ के कि भाई आपकी मेहरबानी, हम्म। आप पानी निकलना यहाँ से शुरू बंद बंद कर दें। हमें उस कंटेनर को फिक्स करना होगा। सही। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक कंटेनर है जो कि आर्म फोर्सेस को और जितने भी अदारे उनको अपने रोल में रखता है। अब इसमें चैलेंज ये है कि बरतानिया में उन्होंने आर्म्स जो साइज है उसका वो कम किया है, और उसको कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है कि आप उसकी तादाद कम करें। और उसकी जो जो उन्होंने जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो नेटो को दी है। और पाकिस्तान के पास भी ये ऑप्शन है कि पाकिस्तान जो है वो एक डेमोक्रेसी बन जाए, और जो सर आप बड़ी उसका। आसानी से बात कर रहे हैं, आप तो अमेरिका में बैठे हैं, हम ज़रा इस तरह से बात भी करते हैं, हमारा तो ट्विटर भी बंद है सब कुछ, तो हमारा डाला पहुंच जाता है, आप पता नहीं किस तरह की वहाँ पे अमेरिका में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हम कैसे उसको कंटेन करेंगे? वही कोई कंसोलिड हमें जो है इसका जो नहीं, हल है वो बताएं। हाँ, उसमें यह है कि देखिए उसमें जो हमारी फौज है, मैं ये समझता हूँ कि वो इतने पागल नहीं है। उसमें कुछ लोग डेफिनेटली होंगे जो अपना बेनिफिट देखते हैं। और इसमें मुझे इस बात करने में मुझे बहुत सारी जो है वो गालियां भी पड़ चुकी हैं ट्विटर के ऊपर। बहुत सारे उन्होंने कहा कि आप फौज को सेव कर रहे हैं। सही। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे फौज को ब्लेम देना दें, लेकिन जहाँ पे आपका काम है वो आप भी करें। अच्छा, ठीक है। इसमें जो यूके और अमेरिका में उन्होंने इसको इस तरह से किया है कि उन्होंने चूंकि उनको पता था कि पूरी दुनिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जिस वजह से दुनिया में जंगें होंगी, क्योंकि हमारी जो वार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के डिज़ाइन से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने फिर फौज का साइज बढ़ा रखा, और उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सेकंड अमेंडमेंट लेके आए जिसको राइट टू बियर आर्म्स कहते हैं। और उसमें मलिशा, और अगर कोई दोस्त उसको पढ़ना चाहे, क्योंकि इसको इसके बाद भी लोग देखेंगे कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसमें जो उनके फेडरलिस्ट पेपर्स हैं 46 और जी जी। 29 पर्टिकुलर, उनको पढ़ने की जरूरत है। उसके अंदर उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं कि फौज किस तरीके से अवाम रेस को तंग करेंगे, कर उसका सकती साइज़ क्या है। होगा, उसका रोल क्या होगा। बिल्कुल। सही। तो उसमें उन्होंने कंट्रोल करने का मैकेनिज्म भी बताया, और इस वजह से उन्होंने जो है वो वहाँ पे अमेरिका में जो फौज है उस वो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ एक और भी बड़ा एक मिथ है कि जी चूंकि इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी है तो हम्म। फौज को पहुंच के वहाँ पे देर नहीं लगती। तो अगर आप देखें तो जो पेंटागन है वो भी वाशिंगटन डीसी से 2 माइल के ऊपर वाक़ है। तो अच्छा। वो वहाँ पे नहीं पहुंचते। हाँ, तो ये चीज़ें समझने की जरूरत है। अच्छा। अच्छा। जी। जी आप बोलें। जी, मेरा इसके ऊपर मैं आर्गूमेंट। अब जो देखें सियासी जमातें जो होती हैं वो किसी भी जमहूरियत का जो है नर्सरी होती हैं जहाँ पे सियासतदान और वहाँ पे ट्रेनिंग उनकी होती है। हम यूके की बात कर लें या अमेरिका की बात कर लें तो वहाँ पे वो उस तरह से पूरा सिस्टम है कि किस तरह से नॉमिनेट करना है किसी को, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है या फिर नेशनल लेवल के इलेक्शंस हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं यहाँ पे तो मुझे लगता है ये फैमिली लिमिटेड कंपनीज़ हैं कि 2-4 फैमिलीज़ हैं वो अपने आगे उसको चला रही हैं, हेरिडेटरी सिस्टम बना हुआ है। तो इनका क्या रोल है सर, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी कैसे इनको कंट्रोल किया जाए और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है उसको इम्प्रूव किया जाए? सियासी जमातों का क्या हाल है सर? जी थैंक यू। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें मैं एक लाफेबल उसको कहता हूँ एक स्टेटमेंट जो अक्सर हमें सुनने को मिलता है, और वो उसमें हमारे बड़े बड़े जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें हमारे सियासतदान भी शामिल हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैंने उनसे सुना है। वो कहते हैं कि अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है और अगर एक एक्टर का बेटा एक्टर बन सकता है तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकता। हम्म। अब इसमें चैलेंज ये है कि वो जितने भी एक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये प्राइवेट बिजनेसेस हैं, और प्राइवेट बिजनेसेस आप अपनी औलाद को पास ऑन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जो सियासत है ये प्राइवेट बिजनेस नहीं है, ये पब्लिक सर्विस है, और इसकी बुनियाद कॉम्पिटेंसी है।
आप जो बेहतर लोग हैं उनको लेके आएंगे, उन्होंने डिलीवर करना है यहाँ पे। आप यहाँ पे कोई मतलब इसको प्राइवेट कंपनी नहीं चला रहे कि जो है ना वो आपने इसको अपने लिए बनाना है। अब ये हमारे यहाँ जो चैलेंज हो गया है कि हमारी अवाम के अंदर भी इतना शौर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो भी, उनको भी एक चीज़ के पीछे लगाया गया है कि आपने जन्नत लेनी है, जन्नत लेनी है और जन्नत के लिए सारा कुछ करना है, ये दुनिया फानी है। तो वो फिर इनको क्वेश्चन ही नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है इस दुनिया में तो मतलब क्या करना हमने रह के। बड़ी अजीब बातें हैं। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें हम सिर्फ ये बात करते हैं कि इनको जो है वो डेमोक्रेटाइज होना चाहिए, इनके इंटर पार्टी इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज के एक तो नॉमिनेशन में प्रॉब्लम है, जो कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं और उसके बाद जब हम इलेक्शन में उनको इलेक्ट करते हैं तो वो एक आई वॉश है। जब आपने एक बंदे को ही सिलेक्ट कर लिया हुआ है कि ये बंदा मेरी टिकट पे खड़ा है और ये बंदा इलेक्शन लड़ेगा, तो फिर उसके बाद इलेक्शन में वोट डालना बेमानी हो जाता है। मतलब वो तो ऑलरेडी बंदा मौजूद है और एक ही तरह के लोग जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो उसके नतीजे में क्या तब्दीली आ सकती है। तो एक तो नॉमिनेशन का जो प्रॉब्लम है उसको, या तो कोई फेयर सिस्टम हो कि आप जो है लोगों को लेके आए जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए सीट ओपन करें, अपनी अपने ही लोगों में ना बांटें इसको। हम्म। अम, लेकिन एक और चीज जो है वो ये है कि हमारी एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको एक लाइन लेके आनी पड़ेगी कि हमने कौन सी रिफॉर्म्स करनी है इस सिस्टम के अंदर। इसको हम जो है वो वे फॉरवर्ड में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है एक एक तो ये हो गया, इसके ऊपर इन्होंने काम करना है। और एक मैं प्रपोज करता हूँ कि इनकी कमेटीज होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट के ऊपर, जैसे फॉरेन अफेयर्स है और डिफेंस है और आपकी इकोनॉमी है। इसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक कमेटी होनी चाहिए, इनका थिंक टैंक होना चाहिए। उसके ऊपर ये पेपर लिखें और गवर्नमेंट में आने से पहले उसके ऊपर काम करें कि भाई हम ये एरियाज जो हैं इनको ठीक करना चाहते हैं, अगर हम गवर्नमेंट हमें मिली तो हम इसको ये ठीक करेंगे। हमारे यहाँ जो है वो लूट मार है कि मुझे जल्दी से पावर दे दी जाए और वाम उसके पीछे तालियां बजा के लगी हुई है कि ठीक है जी ये बंदा आ जाएगा तो सब कुछ कर लेगा। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि भाई इसका होमवर्क किधर है, कोई इसने लिखा है, कोई इसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है? और अगर आप एक बंदे को दूसरे बंदे से रिप्लेस कर देंगे तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने गाड़ी का ड्राइवर बदल दिया, लेकिन गाड़ी तो वही है। तो जब तक आप गाड़ी को ठीक नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये गाड़ी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकती, ड्राइवर जितने मर्जी बदल ले। वहाँ पे यूके में मुझे भी सर थोड़ा इसकी अपॉर्चुनिटी मिली डिस्कस करने की। इवन मैं हाउस ऑफ लॉर्ड और वहाँ पे सिटिंग सेशंस भी देखे, तो वहाँ पे तो एक जो शेडो गवर्नमेंट का एक वो पूरा कॉन्सेप्ट है कि अपोजिशन में जो पार्टी होती है वो अपना एक शेडो उनका मिनिस्टर होता है हर मिनिस्ट्री का, कि हम आएंगे उसके ऊपर वर्क कर रहा होता है। फिर जो लेजिस्लेशन जो होती है अगर वो टेबल होनी होती है तो उसके लिए भी उनकी कमेटीज़ बनी हुई हैं। पहले कमेटी के अंदर जाता है, पार्टी के अंदर डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, फिर जाके कहीं बिल आता है। हमारे माजरत के साथ जो है यहाँ पे बिल जो है उसको कैसे ले करना है, उसकी जो है इवन लैंग्वेज के ऊपर भी जो लोग हैं उनको नहीं पता होता। और 8-10 जो आगे फ्रंट पे बैठे होते हैं वो बिल ले आते हैं और पीछे जो 100-150 बंदा उस पार्टी का है वो बस यस आयाज और नोज कह के चले जाते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि बिल की जो है लैंग्वेज क्या है। ये मसला तो बिल्कुल है। अच्छा सर, हमने जो प्रॉब्लम्स तो हाईलाइट किए, तो जैसे शुरू में मैंने मेंशन किया था कि इसका वे फॉरवर्ड जो है कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस पर अगर थोड़ी रहनुमाई आप करें। जी थैंक यू। और इसमें यह है कि हमारे पास इसके दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो है डोमेस्टिक, और अच्छा। डोमेस्टिक में दो दो मॉडल हैं। उसमें एक मॉडल ये है कि जब हम गवर्नमेंट को, जब हम आज़ादी लेते हैं, कोई भी मुल्क जब आज़ादी लेता है, जैसे हमने 1947 में ली और अमेरिका ने 1776 में ली, तो अच्छा। उस वक्त आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन नया लेके आए, ओवरहाल करें। हम्म। हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी अनफॉर्चुनेटली। और उसकी भी वजह यह है कि हमारे जो लीडर्स थे उनके पास कोई रोड मैप नहीं था कि हमने मुल्क बनाने के बाद इसके साथ करना क्या है। नहीं, वो कंफ्यूज लग रहे थे मुझे सर, वो मैंने पहले मेंशन भी यहाँ पे किया। अब देखो नेहरू जो है या हमारे साथ इंडिया भी जो है वो भी आज़ाद हुआ था एक ही दिन 15 अगस्त को। अगेन 15 अगस्त थी हमारी हिस्टोरिकल फैक्ट है, हमने 14 पता नहीं उसको क्यों कर लिया हुआ है। तो वो उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, दे वर वेरी क्लियर। और वहाँ पे डेमोक्रेसी भी जो है वो स्ट्रेंथन है एज़ कम्पेयर टू अस। वहाँ पे इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर इस तरह से मामला नहीं होते जैसे यहाँ पे। तो वो जो आप कह रहे हैं कि वो हमने मिस कर दिया और कन्फ्यूजन फिर हमारी लीडरशिप में थी मेरे ख्याल में। हाँ, इसमें मैं एक अपनी पर्सनल ओपिनियन ज़रूर देना चाहूँगा यहाँ पे। और इसको इंडिया वाले भी सुन रहे होंगे हमारे दोस्त, क्योंकि अब तो ये पब्लिक है और हर बंदा इसको सुन सकता है। मेरा ये ख्याल है कि जो प्रॉब्लम पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर है वही इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर भी वो प्रॉब्लम है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अच्छा। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास हमने एक एडिशनल उसके अंदर जो मजहब है उसको डाल दिया है।
इंडिया में उसको सेकुलर रखा गया, जिस वजह से वो सिस्टम कदरे बेहतर काम कर रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर वो सिस्टम जितने जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जब तक वो अपने वहाँ पे ठीक नहीं करते, वो इंडिया में भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी और क्यास रहेगा। लेकिन उनके पास क्योंकि एक स्ट्रॉ मैन है, पाकिस्तान मौजूद है, तो वो फौरन उसका रुख इधर कर देते हैं। वो कहते हैं देखें वो पाकिस्तान ये कर रहा है, तो वाम की तवज्जो इधर आ जाती है। अगर पाकिस्तान आज बेहतर हो जाए, लेट्स सपोज हम इसको एक मॉडर्न स्टेट बना दें, तो फिर इंडिया को भी उस तरह से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि भाई फिर उनको दिखाने के लिए वो कहेंगे देखो वो तो हम हमसे आगे निकल गए। लेकिन वहाँ पे भी ये जो इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं, ये वहाँ पे भी मौजूद हैं और बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये मौजूद हैं, जिस वजह से ये वार हो रही है। पाकिस्तान इंडिया की वार हो रही है, इंडिया और चाइना की वार हो रही है, और उनके अंदर भी क्यास पाया जाता है। उसकी वजूहात यही है। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन अच्छा, अब बात हम कर रहे थे डोमेस्टिक, जो हमारा एक वे फॉरवर्ड है। दो मॉडल हैं। एक तो हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस की, उस वक्त हमें उसको करना चाहिए था। और मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त कायदे आज़म चाहिए था कि वो जैसी आज़ादी ली थी उस वक्त वो कहते कि मैं एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेके आते कि आज के बाद ये जो बरतानिया का निज़ाम है ये नहीं चलेगा और मैं आज के बाद ये इसके मुताबिक चलेगा। वो एक अपना लेके आते और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता। लेकिन आई डोंट नो, उसमें हमें कोई रीडिंग भी नहीं मिलती, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कोई बैक एंड पे काम किया हो और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो। तो बहुत कहना मुश्किल है कि उनके माइंड में क्या था। लेकिन जो एंड ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि हमारे पास कोई रिटर्न उनका वर्क नहीं है, जिस वजह से हम कोई स्पेकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन वो गलती हुई हमसे। दूसरा जो मॉडल है वो है एवोल्यूशन। उसमें बहुत सारी तब्दीलियां भी आ सकती हैं, जिसको मैं मैग्ना कार्टा मॉडल कहता हूँ। कि जैसे यूके का है, उसके ऊपर किसी ने कब्जा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से उस निज़ाम को ट्रांसफॉर्म किया, और फिर आज वो इस जगह पे पहुंचे। अभी भी वहाँ पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चल रही है और फर्दर उसको बेहतर बनाने की बात हो रही है। लेकिन हमारे पास जो अभी फ़िलहाल जो काम करने का वो ये है कि हमारी जो अकेडमिया है और हमारी इंटेलिजेंसिया है उसको बैठने की ज़रूरत है। और एक बिल ऑफ राइट्स, या आप उसको कह लें कि चार्टर ऑफ डिमांड या मैग्ना कार्टा, उसको कोई भी नाम दे लें, वो लेके आएँ और ये वाले जो मसाइल हैं इनको लीडर्स तक पहुंचाएं कि भाई इनको आपने ठीक करना है। जब तक आप ये ठीक नहीं करते उस वक्त ये, और ये फर्स्ट ईयर है, इसमें अभी एक सेकंड ईयर भी बाकी है, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी शामिल है, आपकी पुलिस शामिल है, ये सारे भी, और उसमें फिर आपका एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन वो उसकी शूट्स हैं। जब तक आप ये कोर एरियाज ठीक नहीं करते उस वक्त तक आपका कोई भी निज़ाम नहीं चलेगा। वो अगर चलेगा तो टेम्परेरी होगा। तो अच्छा। ये तो हमारे पास जो है वो डोमेस्टिक जो दो ऑप्शन अवेलेबल है। अब मेरा जो मानना है, अब आई होप कि इस जो बात हम कर रहे हैं इनको हमारे लीडर सुने और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें कि भाई हमें एक ट्रस्ट दिया गया है और अवाम हमें टैक्स देती है और हम यहाँ पे नौकर हैं और हमारा काम इसको ठीक करना है। लेकिन मुझे डाउट है कि वो इसको, हमारी बातों को सुन के उनके ऊपर कोई अमल करेंगे और वो समझेंगे कि यार ये हमने करना है। मेरा ख्याल है कि वो एक कान से सुनेंगे और दूसरी कान से निकाल देंगे। अब जो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि आज के दौर में बड़ा उसके ऊपर, पहले तो खैर बड़ी हिस्ट्री में उसके ऊपर काम हो रहा है, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसको हम एक इंटरनेशनल जो डायमेंशन कह सकते हैं। उसमें उसमें भी दो हमारे पास हैं एक तरह के ऑप्शंस। और वो ये है कि एक तो मैं इमैनुअल कांट का यहाँ पे हवाला देना चाहूँगा। उन्होंने एक बात की थी कि अगर किसी दुनिया में किसी एक जगह पे बाई चांस कोई अगर एक रिपब्लिक बन जाए तो बाकी मुल्क उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मान लें कि मतलब अमेरिका एक आज के दौर में एक रिपब्लिक बन गया, अभी उसके ऊपर हम सिर्फ हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका एक रिपब्लिक बन गया तो बाकी, और वो अगर ओपन करें लोगों को कि आप बाकी मुल्क भी हमें ज्वाइन करें, तो दूसरे मुल्क उनको ज्वाइन कर सकते हैं और एक बड़ी यूनियन बना सकते हैं। ये इमैनुअल कांट का आइडिया था, जो कि उन्होंने एक पीस स्केच के ऊपर दिया था, जिसको हम परपेचुअल पीस थीसिस कहते हैं। 1776 में समथिंग, 95 में उन्होंने दिया था शायद। जो दूसरा है वो है कि एक वर्ल्ड कोड बनाई जाए, और ये मुझे ज़्यादा फिजिबल लगता है। और उसमें जो है वो एक वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो कि जो मेन एरियाज हैं जहाँ पे गवर्नेंस आती है उनके ऊपर इत्तेफाक हो दुनिया में, अवाम का डेफिनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये काम नहीं करना चाहेंगे। और फिर उसके बाद उसके ऊपर वो कोड उसको इंटरनेशनल लॉ में लेके आए कि जहाँ पे भी इसकी वायलेशन होगी इन प्रिंसिपल्स की, वहाँ पे वो कोर्ट एक्शन लेगी और लोगों को अकाउंटेबल करेगी। लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक हैं, अभी इनके ऊपर शायद कोई काम हो फ्यूचर में और हमें कोई रास्ता मिले। बट ये मुझे नज़र आता है, लेकिन अभी क्विक फिक्स मुझे नज़र कोई नहीं आता कि हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते।
जी जी, लोकल आपने जो है सोल्यूशन वो भी बताया, इंटरनेशनल भी, तो ये मुझे सेकंड वाला थोड़ा आइडियलिस्टिक लगता है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। तो एहसन साहब थैंक यू। मैं अब चाहूँगा कि हमारी जो ऑडियंस है उससे हम कुछ सवालात लेते हैं और उसके बाद जो है फिर मज़ीद इस पर बात करते हैं। क्वेश्चंस? अच्छा जी, कमेंट्स। एहसन साहब आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है कि वो क्वेश्चन, अच्छा आपका है क्वेश्चन जी? अस्सलाम वालेकुम, अंसर गिलानी, इंग्लिश कमेंटेटर ऑन स्पोर्ट्स एंड सोसाइटी। मेरा वैसे जो एरिया ऑफ लाइफ है वो सोशल साइंसेज और इंग्लिश लिटरेचर वगैरह है, लेकिन चूँकि उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह आ जाती है, मेरा जो स्टडी सर्कल है या ओवरऑल जो आज की जो गुफ्तगू सुनी है, ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो दो ही चीज़ों पर पहुंची है पिछले 2500 साल, ग्रीक से रोमन, रोमन से इंग्लिश और इस्लामिक, एंड देन सब कॉन्टिनेंट और ये ईस्ट इंडिया को अपनी वगैरह, ये सारी की चीज़ें मिलाएं। एक है पॉलिटिकल हिस्ट्री और एक है ह्यूमन हिस्ट्री। जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को लेते हैं तो वहाँ पर जो बड़ी चीज़ है वो मैग्ना कार्टा है 1215 का, जहाँ पर ये डिसाइड होता है कि इवन किंग इज़ नॉट अबव द लॉ। लेकिन 800-900 साल का सफ़र तय करने के बाद 21वीं सदी में हम पहुँचे हैं, तो वहाँ पर 100% एजुकेशन है और डेमोक्रेसी जो है वो एज ए वैल्यू है। डेमोक्रेसी एज ए ऑपरेटिव मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहता, बल्कि मैं कहता हूँ कि जहाँ 100% एजुकेशन होगी वहाँ पर जो है वो एम्पैथी और कंपैशन होगी, फेलो फीलिंग्स डेवलप होती है, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो है वो सोसाइटी ओपन होती है और रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन होती है। और जब रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन और आइडिया को वैलिड किया जाता है, तब हम कहते हैं कि एक सोसाइटी जो है वो 100% या 70-80% मैच्योर है। और वहीं से जब क़यादत पार्लियामेंट फ्लोर पर पहुंचेगी तो वो एक तवाना और जानदार किस्म की होगी और आवाम को जो है वो फीडबैक भी दे सकेगी। लेकिन जब हम कॉलोनियल माइंडसेट के तहत देखते हैं तो वेस्ट और है और ईस्ट और है। वेस्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने सिंपल ये है कि ठीक है, बादशाह ने ताज उतारा और वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और सदर के सर पर रख दिया। लेकिन उस कॉलोनाइजेशन को जब हम ईस्ट और वेस्ट की तरफ रादर हम ईस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर तो सिर्फ एक जो है वो दो क्लासेस ही प्लांट हुई हैं, एक पॉलिटिकल क्लास और एक जो है वो बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास और पॉलिटिकल क्लास जो प्लांटेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड द रूलर्स, वो एक सेकंड, वो दोनों जो है वो मोनार्की ही कहलाती है। वहाँ किंग मोनार्की है, लेकिन ठीक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का वो रिप्रेजेंटेटिव है, नीचे जो है वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन एशिया और अफ्रीका या दूसरी दुनियाओं के गए हुए इमिग्रेंट्स जो हैं वो वहाँ पर तालीम और रोज़गार हासिल कर रहे हैं और वही जो है उनकी मोनार्की को चला रहे हैं। यहाँ पर जब हम आते हैं तालीम और रोज़गार नहीं है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की मैं सर गुजारिश सर मैं मेरी गुजारिश सर आप सुन लें, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री का जो है नॉलेज है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अभी आप जो टॉपिक है उसके ऊपर अगर आप उस पर काइंडली अगर क्वेश्चन कर लेंगे ताकि वो रिस्पॉन्ड भी कर दें और मैं भी अगर अच्छा, जो आइन और कानून बनाया जाता है वो पब्लिक से के लिए होता है कि चले पब्लिक की हेल्थ और जो वेल्थ है वो एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई है। आप 1973 का आइन देखें, ये पूरे का पूरा जो है स्विट्जरलैंड का आइन उठा के बना दिया गया। 1935 का क्वेश्चन सर आपका क्या है? 1935 मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि चाहे हम अथॉरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या प्रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक न्यूक्लियस होना चाहिए जिसकी बेस पर जो है वो जो भी पब्लिक के नुमाइंदे हैं, फ़ौज वगैरह या जो अदलिया वगैरह, ये तो एम्प्लॉइज़ हैं, हम इनकी तो बात ही नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और लीडरशिप पावरफुल हो कुड कंट्रोल देम, और जो है वो सारा इसमें न्यूक्लियस में ये हो कि हर जो आने वाला लेफ्टिस्ट की गवर्नमेंट हो या राइटिस्ट की हो, अथॉरिटेरियन की हो, डिक्टेटर्स की हो, आर्मर्स की हो, जो पार्लियामेंटेरियंस की हो, तालीम, रोज़गार और जो मॉडरेशन ऑफ द पॉपुलेशन बनता है और साथ महंगाई का कंट्रोल। क्योंकि जो अवामी नुमाइंदे हैं वो मिडिल क्लास से आते हैं और मिडिल क्लास का हर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट फ्लोर पर जाता है वो इन तीन, नहीं वो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है। मेरे कहने का मकसद यह है कि जो MNA और MPAs हैं और जो पार्लियामेंट फ्लोर पर रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी भी हवाले से, वो अकाउंटेबल क्यों नहीं होते? पब्लिक को क्यों जो है वो चेक में रखा जाता
जाता है, कंडीशन में रखा जाता है, आउट ऑफ एजुकेशन रखा जाता है, वहाँ पर तालीम और रोज़गार दे देते हैं, लेकिन मोनार्की जो है वो गोरे की है। ईस्ट में जो है वो तालीम और रोज़गार से महरूम रख के वोट हासिल किया सर जाता है, एहसन साहब, और इनका सवाल बेसिक ये डेमोक्रेसी है, और सर यही मैं है उनको मेरे आपका कहने का सवाल मकसद है बता कि दूं। ह्यूमन हिस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर कैसे मजबूत करें। ये तो जितना सफर हुआ है ये सारा जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ठीक है। आप मुझे सर, आप मैं मुझे ये आपके बता सवाल दें कि ह्यूमन ग्राउंड्स पर आइन इन्हीं के लिए, कानून इन्हीं की है, पब्लिक को कैसे मोबिलाइज करें और लीडरशिप कैसे तवाना किस्म की हम मिडल और लोअर से पैदा करें, बाकी तो सारा लेटेस्ट माइंड सेट ही है। थैंक यू सर। बताएं जी एहसन साहब, इनका एक जो मुझे समझ आई है, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर दी कि अवाम जो है उसको जो है अवाम जो है अकाउंटेबल कैसे जो है ठहराए। सर मैं सर आपकी बात उनसे तक पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि आपका माइक नहीं है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ माइक में। तो वो अवाम जो है उनको कैसे उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती है। हालांकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि ये जो नुमाइंदे हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसको, पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट नुमाइंदा किसका है, अवाम का है। तो सर उसी पे बात करें जी सर। अच्छा, उसमें जो है वो हम यही तो रोना रो रहे हैं कि जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये इफ़ेक्ट्स हैं। जो आपको एजुकेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपकी इन्फ्लेशन क्या होगी, पावर्टी होगी कि नहीं होगी, और आपको डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाएगा या आपको पुलिस के थाने में ले जाके उल्टा लटका के आपको मारा जाएगा, ये सारी चीज़ें निकलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक कर लेंगे तो उसके बाद आपकी ये वाले मसाइल भी हल हो जाएंगे। अगर आप ये करते रहेंगे कि हमें ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, और आप मेन चीज़ को ठीक नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। सही। एक जो प्रॉब्लम देखता हूँ वो हमारे यहाँ, अब इन्होंने वो हिस्ट्री छेड़ दी और वो बात की, आप देखें कि यूरोप के अंदर यहाँ पे कितने फिलासफर्स पैदा हुए हैं और हमारे पास क्या पैदा हुआ ये बताएं। अब उसमें ये आदमी भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, सारे शामिल हैं। हमने अपने अपने एंड पे क्या किया, गवर्नमेंट को समझने की हमने कितनी कोशिश की है। मास में इसके क्या हमने कुछ बातें सुनी है किसी की और फिर उसी तरह से उनको रिगर्जिटेट कर दिया। तो हमें इस सिस्टम को समझने की जरूरत है और देखना है कि ये सिस्टम चलता कैसे है। ये बिल्कुल हाँ, साइंस है, जब प्योर आप हमें साइंस। पता होगा कैसे चलता है तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पे लूप होल्स हैं और कैसे बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल। और है जी क्वेश्चन, जी इनका क्वेश्चन। My name is Hamza, and my question is that as we are following the US form of government, which is a presidential form of government, but in Pakistan we have prime minister form of government. So why we are not going toward the presidential form of government where the president is the powerful entity of the state? अच्छा, एक मैं करेक्शन आपकी बच्चे कर दूं कि हम अमेरिकन सिस्टम को नहीं कर रहे, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम पार्लियामेंट्री को कर रहे हैं, जहाँ पे जो है जो यूके के अंदर है, बरतानिया के। और आपने दूसरा लाइन बोली कि हम क्यों नहीं प्रेसिडेंशियल, आपने हमें एक्सपीरियंस किया तो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा वो प्रेसिडेंशियल ही था। तो बताएं जी, अब हम प्रेसिडेंशियल की तरफ क्यों नहीं जा रहे और उस बेहतरी आ सकती है कि नहीं आ सकती? अच्छा, बिल्कुल। उसमें यह है कि या तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें अगर इसको रखना है यूके वाले मॉडल को, तो हमें ये जितने लूप होल्स हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं इनको रिमूव करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अनरिटन करना होगा, आर्मी का साइज कम करना होगा, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर से रेस्ट्रिक्शन वो खुद खुद हट जाएंगी। और इस तरह से यूके का जब मॉडल हम लेके, या तो हमारे पास ये ऑप्शन हम ये कर लें, या फिर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाएं जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा और हर सूबे को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए और जैसे अवाम को अमेरिका गन का। भी दी जाए। हाँ, तो वो फिर वो पूरा अमेरिका का, हमें कोई भी सिस्टम जो है वो पूरी तरह से नाफज करना है, तो आप कोई भी ले ले। तो हमने ये जो हमारा अभी करंट सिस्टम है ये कोई भी नहीं है, और हमारे पास ना तो प्रेसिडेंशियल रहा है ना ही पार्लियामेंट्री रहा है। हमारे पास एक हौज पौज सिस्टम रहा है जिसमें जो रिलीजन है वो टॉप पे रहा है। उसके बाद कॉलोनियल सिस्टम भी उसके अंदर शामिल है जिसमें आपके गवर्नर शामिल हैं। ये आपको यूके में भी नहीं मिलेंगे, अमेरिका में भी नहीं मिलेंगे। और उसके साथ आपको ये सारी प्रॉब्लम हमने इकट्ठे किए हैं, 4 सिस्टम्स का मलगूबा जो है वो हम चला रहे हैं, हाँ, कोई जिसमें वहाँ से चीज़ पकड़ी, कोई वहाँ से पकड़ी, ठीक है। बिल्कुल थियोक्रेसी भी है, कॉलोनियल सिस्टम भी उसमें अंदर है, प्रेसिडेंशियल भी है, पार्लियामेंट्री भी है। तो ये सारा जो, इसको हमें अलहदा करके एक जेन्युइन लाना होगा सिस्टम को, तब जाके ये गाड़ी चलेगी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन जी? जी अस्सलाम वालेकुम, असमार नाम है मेरा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे बात की है कि एक यूके का सिस्टम है और एक अमेरिकन सिस्टम है, तो कोई ऐसा इस्लामिक सिस्टम है जो कि हमें स्टैंड आउट करे, बिल्कुल हम स्टैंड आउट हो जाए जिससे एज ए नेशन? थैंक यू। कोई इस्लामिक सिस्टम है जी? कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने वैसे ये इस्लामी बनाया हुआ है, लेकिन अलग से कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोई है ऐसा?
जी, उसमें जो है वो हमें ये देखना है कि हमारे पास वो रियासत मदीना का एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे जो इस्लामी निज़ाम हमारे पास था, लेकिन वो उसमें जो फंडामेंटल तीन, मैं उसको कहता हूँ कि जो तीन डिफरेंसेस पैदा हुए आज के दौर में, नंबर वन तो ये है कि उस वक्त रियासत का साइज बहुत छोटा होता था, जिसको हम सिटी स्टेट कहते थे। मदीना एक सिटी स्टेट था, उसकी छोटी सी पॉपुलेशन थी, 10,000 12,000 लोग आप कह लें। और आज के दौर में जो रियासत है वो बहुत बड़ी है, यानी कि हाँ, उसका जो एरिया है करोड़ों वो में बहुत आबादी बड़ा है। है, बिल्कुल। बिल्कुल, उसमें आबादी भी शामिल होगी। और तीसरा, उसके अंदर नई मार्केट्स आ गई हैं, जिसमें आज एआई आ गई है और एयरप्लेन आ गए हैं, गाड़ियां बन गई हैं और सब कुछ, तो यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है। अब ये जितने भी एरियाज आए हैं तो वो सिस्टम कम्प्लेक्स हो चुका है, और इसको हम सिर्फ और सिर्फ जो मॉडर्न निज़ाम है हमारे पास, उसी से ही हम ठीक कर सकते हैं। मैं इसको कभी कभी इस तरह से भी कहता हूँ कि जिस तरह से आपने सिस्टम को देखना है, तो आप यूँ समझें कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बेसिकली एक मेडिसन है आपकी। और जो मज़हब है वो भी एक मेडिसन है, लेकिन मेडिसन की मुख्तलिफ किस्में, जैसे आक्यूपंक्चर हो गया, होम्योपैथी होगी, एलोपैथी हो गई, हर्बल मेडिसन हो गई, तो ये डिफरेंट मेडिसन है। तो मज़हब को मैं समझता हूँ कि वो एक काम वही कर रहे थे, लेकिन उसमें वो प्रोसीजर नहीं थी। वो, उसको आप हर्बल मेडिसन कह लें, वो एक तरह से, एक तरह का आपको पैच वर्क दे रहा था कि आप इसको यूं कर लें तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन वो चला वहां पे भी नहीं और चलेगा यहाँ पे भी नहीं। तो हमें उसको थोड़ा सा डिटेल में, उसके ऊपर हम अलहदा से कुछ सेशन रख सकते हैं, और उसमें फिर हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, एज ए स्टूडेंट टू लर्न द पॉइंट ऑफ व्हाट जी, इज द कोई इशू। है और क्वेश्चन? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन टॉपिक से हट के है कि आजकल जो इशू चल रहा है फ़लस्तीन का, तो हमारे जो पीटीआई के या पीएमएलएन के, जब आज पीएमएलएन की हुकूमत है तो आज वो इस फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ नहीं उठा रही। जब पीटीआई के, मतलब जो पीटीआई के लोग हैं, उनका सपोर्टर्स हैं, उनको ये कहना है कि अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो वो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाते, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो कोई भी ऐसा आवाज़ नहीं उठा सकता। जो मुश्ताक अहमद साहब हैं, सब वही फ़लस्तीन के लिए रैलियाँ निकाल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या इसके पीछे भी आपको क्या लगता है कि हुकूमत के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत को वैसे कोई दबाव है इसके ऊपर? एहसन साहब आप ही जवाब देंगे, मैं इधर बैठा हूँ, आप कहीं और बैठे हैं। हाँ, नहीं, उसमें जो मेरा ख्याल है, ये माइक तो हमारे इस एरिया से रिलेटेड नहीं है, और उसमें जो पर्सनल लेवल पे लोगों के मुख्तलिफ अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं, और उसमें सारे शामिल हैं। तो और मेरे पास कोई एविडेंस भी नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि इसके ऊपर जो है वो किसी का दबाव है। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन यहाँ भी रेलिवेंट है। मेरा जो हाँ, थोड़ा आउट एरिया, ऑफ जी टॉपिक से हट के। जी, जी खतर मैं साहब। थैंक यू कासिम एहसन भाई। मैं बस ये कहूँगा कि मुझे विक्रम भाई की बात याद आ रही है कि विक्रम भाई ने एक दफ़ा आपको कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बोलें हैं ताकि लोग सीखें। तो आपकी ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस विज़न को लेके चलें, ताकि हम सब दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, उनमें पोलिटिकल विज़न पैदा हो, और उसमें ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ें। थैंक यू, ऐसे प्रोग्राम का होने का बहुत शुक्रिया, और होना चाहिए। आप आते रहें दिलावर साहब के साथ। थैंक यू सर, बस थैंक मैं यू। यही कहूँगा। जी, क्वेश्चन? बहुत शुक्रिया, आपने 7 मेजर एरियाज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। तो जो मैं उसको अगर समराइज़ करूँ तो ये है कि द वे फॉरवर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की ओवरहालिंग जो है उसकी हमें ज़रूरत है, और उसके लिए आपने बहुत अहम, बहुत ही ज़रूरी पहला नुक्ता उठाया, ये जो डिमार्केशन है बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है इसकी पूरी हिस्ट्री है, और लम्हे मौजूद में भी इसके पीछे स्ट्रेटजिक जो है वो इंटरेस्ट जो है वो इसमें शामिल हाल है। पाकिस्तान या पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स या रियासत को चलाने वाली जितनी भी मुक़तदरा क़ुव्वतें हैं, वो ये पहला नुक्ता कब समझेंगी? दुनिया तो बहुत अरसा हो गया समझ चुकी है, तो हम बहुत पीछे हैं। हाउ विल व्हेन वी विल लर्न अबाउट इट, ये तो, और इसके बगैर तो हम आगे जा नहीं सकेंगे। एक तो ये मैं परेशानी थी, दूसरी ये थी कि हमारे यहाँ कहतो रिजाल है, लैक ऑफ लीडरशिप है। जैसी भी बची खुची लीडरशिप हमारे सामने मौजूद है, जो कहने को एक जमहूरी निज़ाम को बहरहाल चला ही रही है, वो भी अब बुझते हुए चिराग है। नई लीडरशिप के लिए क्या करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम ये नए इमरानी मुआहदे की बात करें तो उसके लिए तो बहुत एक नेशन वाइड डायलॉग की ज़रूरत है। एक बड़ी आवाम को, ज़ाहिरी बात है कि उसके लिए अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो हमारे तदरीसी इदारों में जो पहले तलबा तंजीमें होती थी, चले कहीं ना कहीं वहाँ से लीडरशिप निकलती थी, बिल्कुल। तो वो भी अब नहीं है।
तो कुछ थोड़ा सा हमें उम्मीद का कोई रास्ता बताएं जिस पर हम चलें तो हम ओवरहॉलिंग की तरफ जा सकें। शुक्रिया। जी एहसन साहब। अच्छा, इसमें जो मुझे जो सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है, इवन दो कि अभी वो दूर आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वो है ज़रूर, वो ये है कि आज के दौर में जो बॉर्डर्स हैं इंफॉर्मेशन के वो ख़त्म हो चुके हैं। मैं यहाँ से आपके साथ कनेक्टेड हूँ, आप वहाँ बैठे हुए हैं, और नॉलेज जो है वो प्रोलिफरेट हो रहा है दुनिया में। तो आज पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में अगर वो काम करें तो भी ठीक है, अगर वो काम ना करें तो तब भी उनको नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वो तो उनको दुनिया में किसी भी हिस्से से भी उनके पास आ जाएगा, चाहे वो गूगल के ज़रिए पहुँचे, चाहे आज के यूट्यूब के ज़रिए पहुँचे, तो नॉलेज उनके पास आ जाएगा। अब उसमें जो कंसेंसस बिल्डिंग की बात है कि वो कंसेंसस कब होगा और कैसे होगा, ये डेफिनेटली मेरे ख्याल में एक मैन काइंड का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो डेमोक्रेसी है सही मानों में वो चंद ही मुल्कों के अंदर है। आप यूरोप कह सकते हैं, और नॉर्थ अमेरिका में आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है, कनाडा, अमेरिका, और यूरोप के अंदर उन्होंने डेमोक्रेसी। बाकी पूरी दुनिया जो है वो डेमोक्रेसी का सिर्फ एक ढोंग रचा के, डेमोक्रेसी का नाम इस्तेमाल करके वो गवर्नमेंट चला रहे हैं उसमें। बाकी आप उसको वेस्ट वर्सेस द रेस्ट कह लें, तो डेमोक्रेसी है, उसमें पैरामीटर्स हैं कि किस हद तक वो डेमोक्रेसी है और किस हद तक अथॉरिटेरियनिज्म है, उसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन वो डेमोक्रेसी बहरहाल जेन्युइन डेमोक्रेसीज नहीं है। इलेक्शन का हो जाना डेमोक्रेसी नहीं है। इलेक्शन तो अगर आप एक जेल के अंदर लोगों को राइट दे दें कि वो जेलर को सिलेक्ट कर लें तो वो भी इलेक्शन होगा, लेकिन वो बेईमानी होगा, क्योंकि वो उनको ये इख्तियार नहीं दिया गया कि वो जेल से बाहर भी निकल सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का जो असल मकसद है वो कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होती है, जो कि राइट्स डिटरमिन करता है। और जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक नहीं करेंगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हमारी डेमोक्रेसी बेहतर होगी और लोगों को जो राइट्स हैं वो मिलेंगे। लेकिन उस डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज करता हूँ तमाम दोस्तों को कि वो बाकी जो एरियाज, जिस तरह से बहुत सारे एंगल्स हैं इस मसले को समझने के लिए, और मैं भी बड़ी देर तक मुख्तलिफ एंगल्स को देख के समझता रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैटर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। दिलावर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, शायद मैं भी वक्तन फ़वक्तन इन इश्यूज़ के ऊपर बात करता रहूँगा, तो इसके ऊपर आपको अवेयरनेस आएगी और आहिस्ता आहिस्ता से शायद हो सकता है कि बेहतरी भी आ जाए। एहसन साहब, आपकी इजाज़त के साथ है कोई और क्वेश्चन या मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ? अच्छा ज़हन नहीं, में आप आ गया, बोलें, मैंने कहा ये मैंने भी इजाफा कुछ कर देना। इसमें चीज़ ऐड ये ऑन जो करनी। इंसानी हकूक़ का जो चार्टर है, ये यूनिवर्सल जी डिक्लेरेशन जी ऑफ जी। ह्यूमन राइट्स, वो इतना यानी तहज़ीब इंसानी का मेरा ख्याल है सबसे अब अहम तरीन तवाना, जिस पर जो आलमी शऊर है तमाम तर अपने तल्ख तरीन तजर्बात के बाद आज वहाँ पहुँचा। कलेक्टिव विजडम वहाँ पे। ये मेरा ख्याल है कि मैंडेटरी होना चाहिए, इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, हमारे निसाब तालीम का वो हिस्सा होना चाहिए, ताकि हम लोगों के साथ दुनिया के साथ चलने के काबिल हो सकें। हम आइसोलेशन में बड़ी हद तक रह रहे हैं। माजी की ग्लोरी हमने कुछ तसव्वुर की हुई है और उन्हीं से हम मुस्तकबिल को शीद कर रहे होते हैं, और हम शायरी से जो है अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी निकाल रहे होते ऐसे हैं। ही है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। हमें हकीकत की दुनिया में बहरहाल आंखें खोलनी चाहिए। ये आज की गुफ्तगू जो थी बहुत मैं थोड़ा ज़रूरी सा थी, इसे कई हाँ। ज़हन की खिड़कियां जो है वो खुली हैं। शुक्रिया। थैंक यू एहसन साहब। ज़रा आपकी इजाज़त के साथ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं भी दो तीन चीज़ें जो है इसमें आइडेंटिफाई की थी तो ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा Please. मसला है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें तीन चीज़ें जो है मेरे ख्याल में जो इशू आ रहे हैं, हमारी जो गवर्नेंस की हमने बात की। सबसे पहला मसला ये है कि हम जो एहसन साहब से मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री भी इन अ सेंस आप कह लें करूँगा कि बेशक वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो यूके की हम बार बार रेफ़र कर रहे थे, और हमारा भी पार्लियामेंट्री है, लेकिन बीइंग स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जो एक चीज़ होती है उसको कहते हैं टाइम एंड स्पेस। तो इसको भी हमें देखने की ज़रूरत है। देखें, हमारे मुल्क को भी बने 70, 80 या 75 साल हुए हैं। एक चीज़ उनकी कई सौ साल की जो है स्ट्रगल है उसके पीछे। तो और टाइम की जो मैं बात कर रहा हूँ, और स्पेस अगेन जो है उनकी ज्योग्राफी जो है, हमारा ज्योग्राफिकल लोकेल जो है। तो एक पॉइंट मैं ये कहूँगा कि हमें कंपैरिजन ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन और इन चीज़ों पर बात करें तो हमें ये टाइम एंड स्पेस को ध्यान में रखना चाहिए, एक चीज़। दूसरा पॉइंट सर ये है कि जो हम गवर्नेंस की बात अगेन वही फिर कह रहे थे कंपैरेटिव एनालिसिस में कि जी वहाँ पे बड़े राइट्स उनको मिलते हैं, यहाँ पे हमें नहीं मिल रहे। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फोकस अवाम नहीं है, उसका फोकस जो है ना वो हुक्मरान है या जो पावरफुल तबका जिसको आप कह लें वो हैं। अब उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ
सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक सियासी हकूक़ होते हैं, ठीक है। हमारे सियासी हकूक़ है, आर्टिकल जो 17 है, फ्रीडम ऑफ वो एसोसिएशन की बात करता है। उसमें क्या है, दो चीज़ें आती हैं आपके जो सियासी हकूक़ हैं, कि एक तो आप वोट जिसको दें वो उसी को ही आगे काउंट भी हो, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको दूसरे अल्फाज में कह लें। और दूसरा ये है कि जो आपको बाकायदा से जो इसके आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि ये नहीं है कि मैं किसी जागीरदार का बेटा हूँ या इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हूँ तो मैं ही इलेक्शन लड़ सकता हूँ, या मैं किसी फैमिली से हूँ। हर बंदा जो है उसको ये अपॉर्चुनिटी आइन देता है। तो हमारे मुल्क में क्या होता है कि वही जो फैमिलीज़ की हमने बात की, एक तो वो है, और दूसरा जो इलेक्शंस होते हैं वो वोट तो होते हैं, लेकिन वो काउंट कौन करता है और कैसे करता है वो फिर उस तरह से नहीं हो रहे। तो ये एक सियासी हकूक़ जो है, मैंने जो हाईलाइट करने की बात कर रहा था कि वो जो फोकस है ना, हमारा अवाम नहीं है, वो हुक्मरान है और एक चंद तबका है। दूसरी इसी को थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करूँगा। अगले हकूक़ क्या हो सकते हैं, वो मुआशी हकूक़ होते हैं, ठीक है। जो आर्टिकल 27 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जो वो सेफ गार्ड करता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मर्द औरत, सिंधी, पश्तून, बलोच, क्रिश्चियन, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, ऑल सिटीज़न आर इक्वल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, और को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनकी जॉब में, उनके प्रोफेशन में। तो ये आपका आर्टिकल कह रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दो चीज़ें इसमें मज़ीद आती हैं कि टैक्स जो है, आप और मैं तो जापान का भी टैक्स दे रहे हैं, और जिसको देना चाहिए करोड़ों अरबों रुपये टैक्स, वो जो है नहीं दे रहा। तो ये कहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी? कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी मर्जी बातें आप करते रहें, जो मर्जी आर्टिकल्स के अंदर आप डालते जाएं, जब तो उसको अपनी इम्प्लीमेंट ही नहीं करना, आपका फोकस ही और कोई लोग हैं, एक चंद फैमिलीज़ हैं, एक ख़ास तबका है, तो कैसे उसमें आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें कि जो अब जॉब सीकर हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पे सिफारिश, अकरबा परवरी जो है, नेपोटिज़म जिसको आप कहते हैं, तो या ताकतवर जो लोग हैं वो आप उसमें आएंगे। तो ये भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो नहीं है, तो यहाँ पे भी जो हमारा फोकस है वो अवाम नहीं है, वो कौन है, एक तबका है। फिर अगली चीज़ आती है बुनियादी इंसानी हकूक़। वो कौन से हकूक़ हैं जी? मिसाल के तौर पे आर्टिकल 15 कहता है कि आप जो है ना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की है, कि आप सिंध जाएँ, बलूचिस्तान जाएँ, जिस एरिया में जाएँ आप जा सकते हैं, आपको आज़ादी है, शख्स की आज़ादी है। आर्टिकल जो है 16 वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ असम्बली, कि आप जहाँ पे खड़े होना चाहें, बैठना चाहें, कोई बात करना चाहें सियासी, तो आपको आज़ादी है। फिर इस तरह से आर्टिकल जो है 19 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप जो आज़ादी बात करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अब वो जो मैं पहले बार बार हाईलाइट कर रहा था हसन साहब को, लिखा हुआ सब्जेक्ट टू द इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो बुनियादी हकूक़ आपने लिखे हुए हैं, जो मसला है यहाँ पे लिखे हुए या उसको चेंज में नहीं है, उसको इम्प्लीमेंटेशन और उसका फोकस चेंज करने की मैं बार बार जो चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये जो हकूक़ मैंने हाईलाइट किए हैं, ये एक तबका, ख़ास तबका है, वो हमारे हुक्मरान भी है, और वो हमारा गेट नंबर जिसको हम 4 कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी है, वो डिफ़ाइन करते हैं कि कब, किस हद तक और किस को वो जो राइट्स हैं वो देने हैं, बोलने का, असम्बली इकट्ठे होने का या सियासी जमात बनाने का, वो आप और मेरे लिए यकसा नहीं है। और उसके बाद अक़लियतों के जो हकूक़ हैं, जो हमारी मजहबी अक़लियतें हैं, वो आर्टिकल 36 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन, कि कोई मज़हब, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, तो वो उसको आज़ादी है कि अपने मज़हब को वो प्रैक्टिस भी करे, उसको प्रोपोगेट भी करे। और दूसरा जो इसका हिस्सा वो ये कहा गया है कि आपने रिप्रेजेंटेशन जो है उनको देनी है, जो हमारी मजहबी अक़लियतें हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। तो दोनों चीज़ों पे आप देख लें कि हमारे जो पहला जो राइट है वो हमारे मौलवी यहाँ पे डिसाइड करता है कि जी कौन काफिर हो गया है, मुसलमानों के अंदर भी, और बाकी जो हमारी अक़लियतें हैं उनके हालात आप देख लें, आए दिन उनका कभी किसी का घर जल रहा है, किसी को वैसे ज़िंदा जलाया जा रहा है, किस तरह से हो रहा है। और जो उनका जो हक़ है इसका कि वो उनको पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। माज़रत के साथ एक मैं अपने जो अक़लियत से हमारे मेंबर हैं उनका नाम लूँगा, डॉक्टर रमेश कुमार, आप सब लोग जानते होंगे। उनकी ज़रा तारीख़ देख लें, वो मैं उनको मतलब वो हिंदुओं को नुमाइंदा नहीं समझता, वो कि वो पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो कोई भी नहीं छोड़ते, और वो उस क्लास से भी नहीं है जो आम है ना, हिंदू जो हमारी कम्युनिटी है उस क्लास से भी नहीं है, वो एक और क्लास है, वो एलीट क्लास में है। तो कहने का मकसद यह है कि वो भी उनका फोकस जो है वो एलीट ही होगी। अगेन जो मैं हाईलाइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है हमारी ख़वातीन के हकूक़ भी जो आर्टिकल 34 है वो कहता है उनकी शख्सी आज़ादी तो है ही है, उसके साथ साथ कौमी सतह पे भी उनको क्या किया जाएगा कि उनको रिप्रेजेंटेशन भी दी जाएगी, और उनका असम्बली के अंदर हमने 60 सीटें जो हैं असम्बली के अंदर रिज़र्व कर दी ख़वातीन के लिए मुशर्रफ के दौर में। लेकिन उसमें आता कौन है? मेरी फुप्पो है, मैंने हूँ, मेरी ताई है, मेरी बेटी है, मेरे इन लाज में कोई है,
तो वो जो ये नॉमिनेशन होती है वो इन फुफ्फो मासी और जो ताइयाँ हैं इनके ऊपर ही हो रही है। वो कोई जो आप कह लें अवाम की नुमाइंदा मुझे बता दें कि कौन सी एक आम खातून जो है वो उस खातून खाना का या उसके इश्यूज़ के ऊपर बात करती है या वहाँ उनको रिप्रेजेंट करती है। तो दूसरा जो मेरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है वो ये है कि हमारा जो फोकस है ना आइन का, वो ये अवाम नहीं है, वो एक ख़ास तबका है। और जो लास्ट है वो ये है, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल जो बैलेंस की हम बात करते हैं ना, मिसाल के तौर के ऊपर 4 हमारे इदारे हैं या 5 बड़े जो हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। सबसे पहले तो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का काम क्या है? लेजिस्लेशन करना, कानून साजी। अब वो कानून साजी करते हैं नहीं करते हैं, वो दूसरे सारे काम करते हैं। गली पक्की करना, नाली पक्की करना, इसके ऊपर आपको तो आवाम से वो वोट लेते भी हैं और आवाम उनको देते भी हैं। भाई ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, आपका काम जो है वो क्या है? लेजिस्लेशन करना। आवाम को भी ये बात समझने की ज़रूरत है और हुक्मरानों को भी। फिर है जी अगला हमारा जो उसके साथ ही है एग्जेक्टिव जिसको कहते हैं गवर्नमेंट, उसका काम है कि वो जो कानून बनाया गया उसको इम्प्लीमेंट करना। अब वो इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, उनका एक ही मिशन होता है पूरे 4-5 साल में कि अपनी हुकूमत को बचाना। वो किसी तरह से भी आवाम की नुमाइंदगी हो रही है नहीं हो रही, कानून साजी पे अमल हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, तीसरा जो इदारा है वो है आपकी जुडिशरी को ये तो बड़ा अच्छी तरह से पता है कि हमने जो है टीवी पे कैसे एक्टिविज़म आना है, कैसे हमने इंटरफेयर करना है पार्लियामेंट के काम के अंदर। लेकिन जो उनका जो एक हज़ारों जो केसेस पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं कि उनकी अभी वो बंदे मर चुके हैं और अभी उनके ऊपर वो आ रही हुई है। मतलब भुट्टो का केस की मैं नहीं बात कर रहा, बहुत आम केसेस हैं। मतलब हज़ारों के ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, जिनके फैसले आने चाहिए, उधर उनका फोकस नहीं है और बाकी सारे काम कर रहे हैं। फिर एक हमारा इदारा है जिसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसका एक ही काम है इनके अंदर, वो है फ्री एंड फेयर वक्त के ऊपर इलेक्शन कराना। उसकी तारीख देख लें, भी रिसेंट अपने 2-4 माह भी हुए हैं, वो काम नहीं करता, दूसरे सारे काम वो भी कर रहे हैं। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक हमारा इदारा है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम आर्मी कहते हैं। उनका एक ही आइन के अंदर एक सिंगल जो उनका रोल है ना, वो है आपकी सिक्योरिटी, बॉर्डर्स की सिक्योरिटी। वो आप देख लें कितनी सिक्योरिटी हमारी होती है। बाकी DHA, आपकी एजुकेशन, आपके रोड्स बनाने हो, आपकी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हो, आपने कोई गाने बनाने हो, आपने कोई मूवी, दुनिया का कोई काम, कोई जॉब आप ले लें, वो सारा हो रहा है, लेकिन वो जो नहीं हो रहा। तो मकसद जो है, तीसरा जो हमारा इशू आइन का है या इसका गवर्नेंस का है, वो ये है कि आपके जो इदारे हैं वो अपनी अपनी हदूद के अंदर काम नहीं कर रहे। ये तो मैंने 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए कि जिसकी वजह से हमारा इशू है। अब आ जाते हैं सलूशन के ऊपर। तो वो 2 सलूशन मेरे जहन में हैं। वो पहला तो ये है कि ये जो आइन है ना, या आइन का जो फोकस है इसका, वो अवाम की तरफ होना चाहिए बजाय हुक्मरानों के। और दूसरा जो सिंपल सा जो इसका हल है या सलूशन है, वो ये है कि जितने भी हमारे इदारे हैं, आइनी इदारे हैं, वो अपनी अपनी आइनी हदूद के अंदर काम करें। पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, वो लेजिस्लेशन करें। हुकूमत का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको इम्प्लीमेंट करे। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो उसको इंटरप्रेट करना, लाज को इंटरप्रेट करे और अवाम की अपील सुने। आर्मी का काम है कि वो सिक्योरिटी अवाम को दे, या बॉर्डर की वो उसको सिक्योरिटी दे। इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने, तो वो करे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि तमाम इदारे जो हैं वो अपने अपने आइनी हदूद के अंदर जो रह के काम करेंगे, तो मेरा ख्याल में बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मेरा जो पॉइंट था। एहसन साहब, थैंक यू सो मच। आपने कोई चीज़ ऐड करनी है मेरी तरफ से? ये कुछ चीज़ें थी हाईलाइट करने की जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इलेक्शन के ऊपर, और सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। नहीं जी, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा टाइम दिया और इसके ऊपर फ्यूचर में भी हम कोई सेशंस कर, थैंक यू जी। तो सेशन में बहुत कुछ डिस्कस हो गया है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू एहसन साहब।